हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हमारे जो लेक्चर है उसके टॉपिक हैं पीएम श्री स्कूल योजना, अप्रत्याशित कर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विंडफॉल टैक्स, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको आज 2 3 मार्कर क्वेश्चन और एक 11 मार्कर क्वेश्चन कराऊंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अप्रत्याशित कर या विंडफॉल टैक्स को। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको उसको क्या करना है, 3 लाइनों में लिखना है विंडफॉल टैक्स को। तो देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या लिखा है। किसी कंपनी को बिना किसी निवेश या प्रयास के होने वाले अप्रत्याशित लाभार्जन पर लगने वाले कर को क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित कर या विंडफॉल टैक्स कहते हैं। कोई भी कंपनी है, यदि उसने कोई भी नया निवेश या कोई प्रयास नहीं किया है और बाजार के उतार चढ़ाव के कारण उसको कोई लाभ होता है, ठीक है ना, तो उस पर जो कर लगता है उसको बोलते हैं अप्रत्याशित कर, विंडफॉल टैक्स। प्रायः पेट्रोलियम कंपनियां जो होती हैं उन पर क्या किया जाता है, विंडफॉल टैक्स को लगाया जाता है। तो ये जो विंडफॉल टैक्स है काफ़ी चर्चा में रहा, ठीक है ना। तो ये आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। साथ ही मैंने इसमें लिख दिया है भारत सरकार द्वारा हाल ही में पेट्रोलियम कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया है, ठीक है ना। भारत सरकार ने क्या किया, हमारे देश की जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उस पर विंडफॉल टैक्स लगाए। इससे क्या हुआ, भारत सरकार को क्या हुआ, कुछ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो गया, क्योंकि कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। और साथ ही साथ पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं, पेट्रोलियम उत्पाद जो हैं, डीजल पेट्रोल हो गया, इनकी कीमतें क्या रही, स्थिर रही, ज़्यादा ऊपर नहीं गई। यदि आप चाहो तो जो मैंने ये लाइन लिखी है इसकी जगह पे आप लिख सकते हो भारत सरकार द्वारा हाल ही में पेट्रोलियम कंपनियों पर, और आप टैक्स बता सकते हो कितना टैक्स क्या कहते हैं लगाया है, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने 23,230 प्रति टन के हिसाब से क्या किया, विंडफॉल टैक्स लगाया है, ठीक है ना, पेट्रोलियम कंपनियों पर। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, विंडफॉल टैक्स हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हमारा। तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसी को बोलते हैं लोक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लोक वितरण प्रणाली बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है ना। और यदि आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लोक वितरण प्रणाली, इसके अलावा यदि प्रश्न में आता है अनाज वितरण प्रणाली, तो अनाज वितरण प्रणाली भी यही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही अनाज का भी वितरण किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। और यदि आपका कोर्स देखें तो आपका कोर्स में जो आपका पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में पार्ट बी में यूनिट फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में लोक वितरण प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ठीक है ना। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इनको हमें लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने क्या कर दिया, इंट्रो में लिख दिया सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। इस प्रणाली की शुरुआत 1947 में देश के गरीबों के लिए रियायती दरों पर, ठीक है ना, खाद्य तथा अखाद्य पदार्थों के वितरण के लिए की गई। क्या जो योजना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 1947 में चालू की गई होगी, चालू की गई थी, ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाता है, उचित मूल्य पर क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थ और अखाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में जैसे गेहूँ चावल दाल हो गई, अखाद्य पदार्थों में जैसे घासलेट हो गया, इसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। आपने देखा होगा अपने आपके आसपास राशन की दुकानें होती हैं, तो राशन की दुकानों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को क्या किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण जो प्रणाली है उसको केंद्र और राज्य सरकार क्या करती है, संयुक्त रूप से क्या करती है, प्रबंधित करती है। यदि हम मंत्रालय देखें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आती है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और खरीद व रख रखाव का कार्य फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आपसे अलग से 5 मार्कर में भी पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये तो हो गया थोड़ा सा क्या, इंट्रो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए। फिर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए।
फिर हमने इंट्रो दे दिया इसका सबसे पहले, फिर हमने इसके थोड़े से मुद्दे बता दिए कि क्या समस्याएं क्या आ रही हैं, सरकार और प्रभावी से प्रभावी क्यों बना रही है। तो समस्या क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, देखते हैं पहली समस्या। राशन की दुकान और वहाँ से खुले बाजार में परिवहन के दौरान वितरण प्रणाली में लीकेज की समस्या आ जाती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लीकेज होता है वितरण के दौरान, ठीक है ना, चोरी होती है अनाज की, भ्रष्टाचार होता है, ठीक है ना। खास सब्सिडी पर भारत सरकार बड़ा वित्तीय भार वहन करती है। जो भारत सरकार जो आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जो अनाज उपलब्ध करा रही है, ठीक है ना, उसमें क्या हो रहा है, भारत सरकार क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है अपनी तरफ से, ठीक है ना। मतलब वो आपको रियायती दरों पर दे रही है, 1 रुपये में आपको 1 किलो गेहूँ मिल रहा है, मतलब जितना भी है, तो आपको कम दर पर वो मिल रहा है। तो उस पर क्या हो रहा है, भारत सरकार पर क्या आ रहा है, एक भार आ रहा है बहुत बड़ा। फिर भंडारण क्षमता में कमी के कारण खाद्यान्न का सड़ना, ये भी एक मुद्दा है। आपने देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि कई जगह पे मंडियों में रखा अनाज है ना, वो सड़ गया, बारिश हुई और उसको रखने के लिए गोदाम नहीं थे वहाँ पे, वो खुले में रखा था और वो क्या हो गया, सड़ गया। तो ये भी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीडीएस की। और फर्जी लाभार्थी भी क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या है कि पीडीएस की। तो ये सब क्या है, इसके मुद्दे हैं। फिर हम देख लेते हैं सरकार के प्रयास क्या हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है, हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका इंट्रो दे दिया हम, क्योंकि 11 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हैं, 2 पेज में इसको लिखना है। फिर थोड़े से उसके मुद्दे बता दिए कि मुद्दे क्या हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। फिर हम देखते हैं सरकार के प्रयास क्या हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए। तो देख लेते हैं पहला पहला प्रयास मैंने लिखा है, भंडारित खाद्यान्न को सड़ने से बचाने के लिए इरिडेशन तकनीक का प्रयोग किया गया। इरिडेशन कोई तकनीक है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग किया, भंडारित खाद्यान्न जो है वो सड़े नहीं, इसके लिए इरिडेशन तकनीक क्या कर रही है सरकार, प्रयोग कर रही है। लीकेज पर रोक लगाने के लिए एफसीआई गोदामों के कार्यों को ऑनलाइन कर दिया गया, ठीक है ना। ऑनलाइन कार्य जो है सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, ठीक है ना। इससे क्या हुआ है, जो भी भ्रष्टाचार होता था, ठीक है ना, किसी भी योजना में होता था, किसी भी तंत्र में होता था, उसमें क्या है कमी आई है, क्योंकि वो ऑनलाइन करना पड़ता अब काम। तो आपको दिखाना है ऑनलाइन कि मैंने किस तरीके से ये काम किया, ठीक है ना। फिर सरकार ने क्या किया है, पीडीएस के लिए राशन कार्डों का क्या कर दिया है, डिजिटलीकरण कर दिया है और आधार के साथ उसको जोड़ दिया है, जिससे क्या हुआ, फर्जी लाभार्थी जो हैं उनकी क्या हुई है, पहचान हुई है। तो आपको पता होगा कि पीडीएस सिस्टम के थ्रू जो अनाज मिलता है, ठीक है ना, वो गरीब लोगों को मिलता है, ठीक है ना, गरीबी रेखा वाले लोगों को मिलता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ जो संभ्रांत लोग होते हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, लेकिन वो 60 घाट से मिली वर्ष से क्या करते हैं, अपना राशन कार्ड बनवा लेते हैं और फिर वो जो गरीबों को जो लाभ मिलना चाहिए इस योजना का, उसका लाभ उठाते हैं। तो उनकी पहचान के लिए सरकार ने क्या किया कि राशन कार्ड का डिजिटलीकरण कर दिया और आधार के साथ उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। फिर अगला है कंप्यूटरीकरण के माध्यम से राज्य के डिपो से लाभार्थियों तक वितरण पर नज़र। जो राज्य का डिपो होता है जहाँ से अनाज सब जगह सप्लाई होता है, वहाँ से जो अंतिम लाभार्थी तक है, लाभार्थी जो है वहाँ तक पहुँचने पर अनाज पर क्या किया जा रहा है, कंप्यूटरीकरण के द्वारा नज़र रखी जा रही है उस पर। तो ये सरकार का एक प्रयास है। फिर देख लेते हैं सरकार का अगला प्रयास क्या है, नागरिकों को उनके मोबाइल नंबर पंजीकृत कर प्रेषण आगमन के दौरान एसएमएस भेजने प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई, ठीक है ना। जो नागरिक हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके क्या किए गए, मोबाइल नंबरों का कर लिया गया, नोटिस कर लिया गया, ठीक है ना, मतलब दर्ज कर लिया गया उनके राशन कार्ड से, ठीक है। और जब भी फिर अनाज आता है या उसका वितरण होना होता है तो उनको एसएमएस के दौरान क्या कर दी जाती है, जानकारी दे दी जाती है। पीडीएस में डीबीटी को लागू किया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उस, ठीक है ना, पीडीएस में लागू किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है कि डायरेक्ट आपके खाते में पैसे पहुंच जाएं या डायरेक्ट आपके खाते में सब्सिडी पहुंच जाए, तो ये सब क्या है, डीबीटी को लागू किया गया पीडीएस में। सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिए वेब आधारित नागरिक पोर्टल का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उससे संबंधित यदि आपकी कोई शिकायत है तो आप, इन्होंने क्या किया है सरकार ने कि नागरिक पोर्टल बना दिया एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से रिलेटेड, जिस पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। फिर आपने अभी सुना होगा एक देश एक राशन कार्ड योजना, इसको 30 जून 2020 से लागू कर दिया गया है, ठीक है ना, सरकार द्वारा। ये भी क्या है, पीडीएस
को प्रभावी बनाने के संबंध में एक कदम है। जो ये एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है, ये आपसे अलग से पूछी जा सकती है 3 मार्कर में, तो इसको आप कर लेना। एक देश एक राशन कार्ड योजना को, एक देश एक राशन कार्ड योजना का आशय क्या है, मतलब इससे क्या होने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति है मध्य प्रदेश का है, वो तमिलनाडु में रहता है, ठीक है ना, तो उसका राशन कार्ड है मध्य प्रदेश का। अब वो प्रवासी श्रमिक है और काम करने के लिए चला गया तमिलनाडु। तो एक देश एक राशन कार्ड से क्या होगा कि वो उसका एक राशन कार्ड बनेगा जो पूरे देश में मान्य होगा। यदि वह तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश का निवासी है, तमिलनाडु में, तो वो तमिलनाडु की जो उचित मूल्य की दुकान होगी राशन की, ठीक है ना, उससे क्या कर सकता है, तमिलनाडु में भी अनाज ले सकता है। यदि वो अरुणाचल प्रदेश में पीडीएस की जो दुकान होगी, उचित मूल्य की दुकानें होगी, उनसे वो अरुणाचल प्रदेश में भी क्या कर सकता है, राशन ले सकता है, भले ही वो नागरिक किसी भी राज्य का हो। मतलब यूपी का व्यक्ति एमपी में काम करने आता है तो एमपी में राशन ले सकता है, उसको यूपी नहीं आना पड़ेगा राशन लेने के। तो एक देश एक राशन कार्ड योजना का ये महत्व है, ठीक है ना। तो एक देश एक राशन कार्ड योजना को भी लागू कर दिया गया पीडीएस के लिए, ठीक है ना। और वैधानिक प्रयास देखें तो पीडीएस को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सरकार लाई है। तो ये सब क्या है, सरकार के प्रयास है। फिर हम कुछ सुझाव दे देते हैं, ठीक है ना, पीडीएस के लिए सरकार को, मतलब पीडीएस के लिए अपने क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ सुझाव डाल देते हैं कि क्या और क्या क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो परिवहन में अत्यधिक तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या हो, परिवहन ह्रास कम हो। जो परिवहन के साधन हैं वो तकनीकी तौर पर अच्छे होने चाहिए, जिससे जो परिवहन में जो ह्रास होता है, ठीक है ना, वो सब क्या हो, सही रहे और ह्रास ना हो। अत्यधिक संख्या में भंडार गृह की स्थापना की जानी चाहिए। भंडार गृह के मतलब गोदाम, मतलब वेयर हाउस अत्यधिक संख्या में बनाए जाने चाहिए, जिससे जो अनाज है वो खुले में ना रखा रहे। खुले में अनाज रखा रहेगा तो क्या होगा, बारिश के कारण वो अनाज सड़ जाएगा। फिर अनाज वितरण के स्थान पर नगद सब्सिडी का प्रावधान किया जाना चाहिए। समझ रहे आप, मतलब अभी सरकार क्या कर रही है, अनाज दे रही है, ठीक है ना, जो गरीब लोग हैं उनको क्या कर रही है, अनाज दे रही है। इसके स्थान पर सरकार क्या कर सकती है, नगद सब्सिडी भी उनको दे सकती है, उनके खातों में डायरेक्ट पैसे डाल दे और वो क्या करेंगे, बाजार से राशन ले लेंगे। तो ये है नगद सब्सिडी। फिर अगला सुझाव क्या है, एफसीआई का क्या किया जाए, पुनर्गठन किया जाए। मतलब एफसीआई को फिर से गठित करके उसको और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ठीक है ना, उसका और अच्छा क्रियान्वयन हो, ठीक है ना। फिर एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली का विकास किया जाए। तो एक देश एक राशन प्रणाली आपने देखा होगा सरकार के प्रयास में हमने लिखा है ऊपर, वो तो लागू हो चुकी है, लेकिन उसको क्या किया जाए और अधिक प्रभावी बनाया जाए। तो ये सब क्या थे, सुझाव थे पीडीएस के लिए। लास्ट में हमें क्या करना है, एक निष्कर्ष लिखना है। तो देखिए हमने किस प्रकार इस क्वेश्चन को किया है, 2 पेज में इस क्वेश्चन को लिखना था, ये 11 मार्क का क्या था, क्वेश्चन था। तो सबसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, ठीक है ना। तो इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1947 में देश के गरीबों के लिए रियायती दरों पर खाद्य तथा अखाद्य पदार्थों के वितरण के लिए की गई थी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इंट्रो लिखा इसका, ठीक है ना। तो हमने इंट्रो लिख दिया, फिर उसका मंत्रालय बता दिया, खरीद व रखरखाव बता दिया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। इसके बाद हमने क्या किया, कुछ मुद्दे बता दिए कि मुद्दे क्या हैं, पीडीएस के मुद्दे क्या हैं, पीडीएस में दिक्कतें क्या है, उनको हमने बता दिया मुद्दों को। इसके बाद हमने क्या किया, सरकार के प्रयास बताने चालू किए कि सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है पीडीएस सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। तो हमने सरकार के प्रयास लिख दिए, साथ ही फिर हमने कुछ सुझाव लिख दिए, ठीक है ना, कि सरकार को और क्या क्या करना चाहिए। फिर लास्ट में हमने क्या किया, एक निष्कर्ष लिख दिया। तो देखते हैं निष्कर्ष क्या लिखा है मैंने। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के जननांगी लाभांश का लाभ उठाने के लिए खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण है तथा इसे मजबूत खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता इसके त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन की है, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि भारत के जननांगी लाभांश का लाभ उठाने के लिए खाद्य सुरक्षा क्या है, महत्वपूर्ण है तथा इसे मजबूत खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि हमारे देश का जननांगी लाभांश है, जननांगी लाभांश का मतलब होता है कार्यशील जनसंख्या। जो हमारे देश की कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्य कर सकती है, किसी भी प्रकार का फैक्ट्री में कार्य कर सकती है, कोई भी कार्य कर सकती है, उसको बोलते हैं जननांगी लाभांश, साधारण शब्दों में, सीधे शब्दों में। तो यदि उसका लाभ यदि हमें उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, उनकी खाद्य सुरक्षा को हमें क्या करना पड़ेगा, खाद्य सुरक्षा उनको प्रदान करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जिससे वो अच्छे से कार्य कर पाएँ, ठीक है। तो खाद्य सुरक्षा उनको प्रदान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी खाद्य वितरण प्रणाली है उसको क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही मैंने निष्कर्ष में लिखा है। और फिर लास्ट में मैंने लिख दिया कि आवश्यकता इसके त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन की है।
तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस में क्या कर दी, लिख दी। तो ये हमारा हो गया 11 मार्क का क्वेश्चन। अगला हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन है पीएम श्री स्कूल योजना, ठीक है ना। तो ये अगेन ये टॉपिक आपका जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड का पार्ट बी है, पार्ट बी की यूनिट 3 है, उसमें शिक्षा है, मानव संसाधन विकास है, उससे रिलेटेड है। ये योजना काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही हाल ही में, ठीक है ना। तो ये आपसे 3 मार्कर में पूछी जा सकती है, 2022 के मेंस में भी, 2023 के मेंस में भी, ठीक है। तो देख लो यदि ये 3 मार्कर में पूछी जाती है तो किस प्रकार इसको लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पीएम श्री स्कूल योजना जो है, पीएम श्री का मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये क्या है, पीएम श्री का जो पीएम श्री लिखा है इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। फिर मैंने बता दिया कि घोषणा कब हुई इसकी, 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी क्या की गई, घोषणा की गई, पीएम श्री स्कूल योजना की। अब फिर मुझे लिखना है कि इस योजना में होना क्या है, इस योजना का मतलब क्या है। तो इस योजना के तहत देश के 14,500 स्कूलों का उन्नयन कर उन्हें मॉडल स्कूल की तरह विकसित कर स्मार्ट शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। जो पहले से मौजूद स्कूल हैं, ऐसे 14,500 स्कूलों का सरकार ने क्या किया, चयन किया। अब सरकार जो पहले से मौजूद स्कूल हैं उनको क्या करेगी, विकसित करेगी, उनका उन्नयन करेगी, उसमें स्मार्ट बोर्ड लगाएगी, उसमें डिजिटल शिक्षा को क्या करेगी, चालू करेगी, ठीक है ना, और स्मार्ट शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये सरकार का जो प्रयास है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए माना जा रहा है, ठीक है, उनकी एक पहल मानी जा रही है। तो पीएम श्री स्कूल योजना यदि आपसे 3 मार्कर में पूछता है वो पेपर में, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर का क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।